जी भारत पर राष्ट्रीय सुरक्षा के एक विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मनीष कुमार झा। भारत और रूस की बढ़ती नज़दीकियों ने दुनिया को सख्ते में डाल दिया है। भारत दौरे पर आए व्लादिमीर पुतिन ने दोस्ती की मिसाल के साथ एक बड़ा संदेश भी देने का काम किया है। 27 घंटे के पुतिन के बेहद अहम दौरे ने दुनिया की नज़रें दिल्ली पर टिकाए रखने के लिए मजबूर कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आए, पीएम मोदी से आमने सामने बातचीत की, बिजनेस फोरम में बोलकर साफ कर दिया कि भारत रूस की दोस्ती सिर्फ दिखावे की नहीं, मजबूत भरोसे पर खड़ी है। हालांकि इस दौरे में कोई बड़ा डिफेंस डील ऐलान नहीं हुआ, जबकि पहले चर्चा थी कि Su-57 फाइटर जेट या S-400 सिस्टम पर बड़ा कुछ हो सकता है, लेकिन इसकी जगह तेल सप्लाई की गारंटी समेत 19 समझौतों पर ऐसे साइन हुए जो अपने आने वाले सालों में भारत की इकोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी सबसे जुड़े हुए हैं। ये दौरा ऐसे समय हुआ जब अमेरिका लगातार भारत पर दबाव डाल रहा है कि रूस से तेल कम खरीदा जाए, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि दोस्ती उसी से मुश्किल है वक्त में साथ खड़ा रहे। और रूस भारत के सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि 1.5 अरब लोगों वाला भरोसेमंद पार्टनर मानता है। यही वजह है कि पुतिन का ये दौरा भारत की डिप्लोमेसी की बड़ी परीक्षा भी है, जिसे हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के नाम से जानते हैं। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध, दूसरी तरफ चीन का दबदबा और इसके बीच भारत बैलेंस बनाकर चल रहा है। ऐसे में पुतिन का दिल्ली आना इस रिश्ते की अहमियत खुद बता देता है। अमेरिका में भले इस यात्रा पर ज़्यादा हंगामा न हुआ हो, लेकिन वाशिंगटन इसे बहुत ध्यान से देख रहा है। जो संयुक्त बयान जिसे जॉइंट डिक्लेरेशन कहते हैं, में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे अमेरिका नाराज हो। ना कोई ऐसी बड़ी डिफेंस डील, ना तेल खरीद पर कोई ऊंचा वादा। और सच भी यही है, अगर अमेरिका रूस से बातचीत कर सकता है तो दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ता हुआ भारत क्यों नहीं। आज तस्वीरें साफ है, भारत और रूस दोनों ने दुनिया को एक सीधा संदेश दिया है, दबाव चाहे कितना भी हो, ये रिश्ता टूटने वाला नहीं है। इस बात पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान हैं, JNU से प्रोफेसर डॉक्टर सोनू सैनी और पूर्व एम्बेसडर अशोक सजहार जी। मैं शुरुआत करना चाहूँगा डॉक्टर सैनी से। ये जो बैकग्राउंड है, एक तरफ रशिया एक सैंक्शन हिट कंट्री है, प्लस हमारा एक पार्टनर रहा है, वो हिस्टोरिक पार्टनर रहा है। हमारी 50% जो डिफेंस की इक्विपमेंट है वो अभी भी हमने रशिया से हम लेते हैं। आप पुतिन के इस समय इस विजिट को किस रूप में देखते हैं? ये कितना इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए और रशिया के लिए भी? डॉक्टर सैनी, टू बिगिन विथ ऑन द क्रूशियल विजिट ऑफ प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। नमस्ते, धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि यह यात्रा पुतिन की, व्लादिमीर पुतिन जो आए हैं 4 साल के बाद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इस वजह से भी है क्योंकि इस समय जो जियोपॉलिटिक्स का सिचुएशन चल रहा है, जिस तरह से दबाव न केवल भारत पर है, बाकी और भी अन्य देशों पर है, और साथ के साथ रूस पर भी एक दबाव बनाया गया है, चाहे वो सैंक्शन की तरफ से हो, चाहे वो किसी और तरीके से हो। तो उस समय रूस का भारत आना बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। और इससे कम से कम जो आप विजिट आपने देखी 27 घंटों की पिछली 2 दिनों में, उसमें जितने तमाम समझौते हुए, जितने काम हुए, जितनी बातचीत हुई, उन सब ने एक क्लियर एक मैसेज ज़रूर दे दिया है कि आप जो मर्ज़ी करते रहिए, आप जैसा मर्ज़ी चाहे सैंक्शन लगाइए, चाहे किसी तरह से टैरिफ्स लगाइए, मगर इन सब चीज़ों से भारत तो पीछे हटने वाला है नहीं। और रूस जो हमेशा साथ में खड़ा रहा है और रूस हमेशा साथ में रहा है, वो भी आगे साथ में बढ़ता जाएगा। अब डॉक्टर सैनी, ये मैं पूछना चाहूँगा, ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ये मैं समझना चाहूँगा कि आज जब भारत रूस से भी बात कर रहा है, हमारी अमेरिका से भी बात हो रही है, हमारी ट्रेड डील हो रही है, एट द सेम टाइम हम इजराइल से भी बात करते हैं और ईरान से भी बात करते हैं। इस पर्सपेक्टिव में अगर हम रशिया से अगर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं तो ये फॉरेन पॉलिसी को किस दिशा में ले जाता है? क्या ये दिखाता है कि हम सबके साथ में दोस्त हैं, या हमारी किसी के साथ में बहुत गहरी दोस्ती नहीं है, हमारे सबके साथ में सेम बर्ताव है? ये फॉरेन पॉलिसी किस रूप में अगर आप देखेंगे इसको? देखिए, भारत की फॉरेन पॉलिसी जो कहें विदेश नीति बहुत पहले से इसी तरह की रही है कि वो सभी के साथ है। वो किसी के साथ में
शत्रुता नहीं चाहता है, वो शांति और एक पीस के रास्ते से आगे बढ़ना चाहता है। और सभी के साथ में कहिए कि जिसमें मोदी जी भी बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, वो केवल देशवासियों के लिए नहीं, वो पूरे समस्त विश्व के लिए भी मुझे लगता है कि मैसेज है। और इसी वजह से भारत अमेरिका के साथ भी दोस्ती रखता है और रूस के साथ भी दोस्ती रखता है। मगर हाँ, ये ज़रूर होता है कि कई बार अमेरिका थोड़ी आंखें दिखाता है, तो वहीं उस वक्त रूस हमें प्यार से साथ में रख एक गले लगा लेता है। तो मुझे लगता है विदेश नीति के हिसाब से ये बहुत एक महत्वपूर्ण और एक जिस कहिए कि ज़रूरी निर्णय है, जिसमें कि भारत हमेशा यही रहा है कि सभी के साथ में काम करना, सभी के साथ मित्रता करनी, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार रखना, उसका प्रयास रहा है। जी, हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर अशोक सजनहार जी हैं, एक जाने माने एक्सपर्ट हैं। ये एम्बेसडर रह चुके हैं लातविया के, स्वीडन के और रशिया और यूरेशियन मैटर्स के ये ग्लोबल एक्सपर्ट हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं एम्बेसडर सजनहार जी। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो हमारी चर्चा थी कि पुतिन की विजिट को हम ये इस तरह से देख रहे थे कि पुतिन इंडिया रशिया के बीच में बहुत सारी डील होंगे, बहुत सारे डिफेंस को लेके, एनर्जी को लेके, हालांकि हमारे बहुत एमयूज साइन हुए हैं। ये सारे पर्सपेक्टिव को लेके आप ये विजिट कैसे देखेंगे? और मैं ये भी समझना चाहूँगा कि रशिया एक हैवी सैंक्शन के अंदर में है, और इस विजिट को कैसे देखा जाए, अगर आप ये एक ओवरलुक दे सके तो। एम्बेसडर अशोक, ऑन दिस प्लीज। जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा थी राष्ट्रपति पुतिन की। जैसा कि अभी आप बात कर रहे थे, तो ये पहली यात्रा थी राष्ट्रपति पुतिन की भारत में 4 साल के बाद। और ये हमको ध्यान रखना चाहिए, जो राष्ट्रपति पुतिन इतना ज्यादा फॉरेन ट्रैवल अंडरटेक नहीं करते हैं, क्योंकि वो जाते हैं तो या अपने फॉर्मर सोवियत यूनियन के देशों में जाते हैं, कजाकिस्तान चले गए, उज्बेकिस्तान चले गए, तजिकिस्तान चले गए, या चीन चले गए, नॉर्थ कोरिया, या फिर एक बारी सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी जा चुके हैं। और उसके ज्यादा जहां पर G20 हो, ब्रिक्स हो, ऐसे सम्मेलन हो, उसमें उन्होंने शिरकत नहीं की है, चाहे वो इंडोनेशिया में हो, साउथ अफ्रीका में हो, ब्राजील में हो। तो उनका यहाँ पर भारत आना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो वो यहाँ पर एनुअल समिट के लिए आए, 23वें एनुअल समिट के लिए। और ये इससे पहले 22 एनुअल समिट हो चुके हैं, हमारा टाइम टेस्टेड पार्टनर है। परंतु जो बदलाव हो रहे हैं पूरे विश्व में, उसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा थी, क्योंकि भारत के ऊपर एडिशनल सैंक्शंस लगाए गए हैं 25%, क्योंकि भारत तेल खरीदता है रूस से। हालांकि और देश हैं, चीन है जैसे, वो हमसे ज्यादा तेल खरीदता है। यूरोप के देश हैं, वो ज्यादा LNG खरीदते हैं, LPG खरीदते हैं रूस से। तुर्की भी खरीदता है। परंतु भारत के ऊपर ये दबाव बनाया गया, जो आप रूस के साथ अपने संबंधों को कम करिए। और रूस का भी इसमें बहुत अपने को वो बिल्कुल ही चारों तरफ से घिरा हुआ पा रहा है। तो उसको भी अपनी नई और मित्रों की जरूरत है, जो ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, जो ये आइसोलेटेड नहीं है पूरी दुनिया में। और मेरे विचार से दोनों देश इस काम को करने में, डेमोन्स्ट्रेट करने में बड़े सफल रहे। एम्बेसडर, आपने ऑयल की बात की। इनफैक्ट जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने ग्लोबली कई प्लेटफॉर्म में ही टॉक्ड अबाउट कि अमेरिका भी रशिया से खरीदता है गैस। समहाउ एक मैकेनिज़्म है, यूरोप ने बंद नहीं किया है बिल्कुल भी, कंप्लीटली ब्लैकआउट नहीं है रशिया के साथ। कहीं ना कहीं उसकी एक ऑयल का एक एक्सचेंज है। इस सिचुएशन में, इस बैकड्रॉप में इंडिया की इमर्जिंग इकोनॉमी है, और हम कैसे ये विजिट को कैसे हम देखें एक सॉल्यूशन की तरह? इंडिया कैन कंटिन्यू बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। ऑयल मेक्स द बिगेस्ट पार्ट ऑफ आवर एक्सचेकर। हमारा बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑयल लेके जाता है। हमारी इकोनॉमी की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऑयल जरूरी है। इसको आप कैसे देखते हैं? पुतिन की विजिट को क्या सॉल्यूशन निकल के आया है? ये देखिए, पहले मैं इसमें ये भी बता दूं, जो इसका जो फोकस था राष्ट्रपति पुतिन की विजिट का, वो था जो कैसे दोनों देशों के बीच में जो आर्थिक सहयोग है
उसको हम आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि हालांकि जैसे हमने कहा हमारा टाइम टेस्टेड पार्टनर है, चाहे वो सोवियत संघ हो या रूस हो, उसके साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो बिल्कुल एक हमारे स्तंभ है हमारी विदेश नीति का। परंतु फिर भी और कुछ ऐसे एरियाज हैं, सेक्टर्स हैं, जैसे डिफेंस कोऑपरेशन में हम S-400 लिया है, ब्रह्मोस लिया है, और बहुत सारी हमने उनसे इक्विपमेंट लिया है, टेक्नोलॉजी ली है, और न्यूक्लियर एनर्जी में भी बहुत सहायता कर रहे हैं। ऑयल में जैसे आपने कहा बहुत सहायता कर रहे हैं। परंतु अगर ऑयल को हटा दिया जाए तो हमारा द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग है वो इतना ज्यादा बड़ा हुआ नहीं है। मुझे याद है जब मैं वहां पर मॉस्को में 2 बारी मैं नियुक्त था अपने जी। राजदूतावास में, तो वहां पर हमारा बायलैटरल ट्रेड जो था करीब 8, 10, 12 बिलियन डॉलर से ऊपर कभी नहीं होता था। अगर आप इसको देखें, जो अमेरिका के साथ हमारा बायलैटरल ट्रेड है $200 बिलियन का, चीन के साथ $100 बिलियन तो हमारा ट्रेड डेफिसिट ही है पिछले साल का। तो इसीलिए उससे जो नॉर्मल नॉन ऑयल ट्रेड है वो बहुत ही कम है। परंतु अगर तेल का निर्यात रूस की तरफ से मिला लिया जाए तो ये करीब 68, 69 बिलियन डॉलर हो जाता है। परंतु ये बहुत ही भारत के लिए एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड है। ट्रेड डेफिसिट है बहुत बड़ा हुआ भारत के लिए। मतलब हम करीब 4, 5 बिलियन डॉलर वहां पर निर्यात करते हैं रूस में, और रूस हमें करीब 65 बिलियन डॉलर का तेल और फर्टिलाइजर और वेजिटेबल ऑयल हमें एक्सपोर्ट करता है। तो हमारा ट्रेड डेफिसिट करीब 59, 60 बिलियन डॉलर है। तो इसके ऊपर भी बहुत बात हुई, जो कैसे भारत का जो निर्यात है और आइटम्स में, नॉन ऑयल आइटम्स में और आइटम में कैसे बढ़ाया जा सकता है, फार्मास्यूटिकल हो, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। सर्विसेज हो। अम्बेसडर, आप कुछ पॉइंट आउट करेंगे किस एरिया में ये डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है इकोनॉमी, जो रशिया और इंडिया के बीच में जो ऑयल बेस्ड इकोनॉमी, आपने बोला कि बहुत बड़ा पोर्शन एक ऑयल पे जाता है, इसको कैसे डाइवर्सिफाई किया गया, क्या एनर्जीज के अलावा क्या बातें हुई और क्या डील की संभावनाएं हुई इसमें? जी, इसके यही मैं बताने वाला था। जो इसमें फार्मास्यूटिकल्स हैं हमारे, और केमिकल्स हैं, मशीनरी आइटम्स हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, मरीन प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सब के बारे में बातचीत की गई, जो कैसे इनका जो निर्यात है वो बढ़ाया जा सकता है। देखिए, रूस में इतने ज्यादा टैरिफ्स नहीं है भारत के विरुद्ध, परंतु नॉन टैरिफ बैरियर्स बहुत है, तो उनको कैसे रेगुलेट किया जाए और वो जो है ट्रेड फैसिलिटेशन कैसे किया जाए, वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। उसके ऊपर बातचीत हुई और दोनों देशों ने ये निर्णय किया। निर्णय तो पिछली बारी जब मुलाकात हुई थी दोनों नेताओं की, राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की, जब प्रधानमंत्री मोदी 22वें सत्र के लिए गए थे वहां पर रूस में पिछले साल जून में, तो तब हुआ था जो $100 बिलियन का हम बायलैटरल ट्रेड करेंगे 2030 तक। जी। और इसके बारे में बातचीत हुई, जो कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने तो यहां तक कहा, जो ये वाला लक्ष्य हम 2030 से पहले ही इसको हम प्राप्त कर लेंगे। तो बहुत सारे ऐसे आइटम इसमें उनके ऊपर निर्णय लिया गया। 2 बात मैं इसमें बहुत जल्दी और कहना चाहूंगा। जी। एक तो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, एक ये ट्रेड सहयोग संस्था है जिसमें रूस सबसे बड़ा उसमें देश है। इसमें और सदस्य हैं, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, आर्मीनिया है, बेलारूस है। और इंडिया के लिए उसके बड़ा मार्केट साथ खुल रहा है ये ट्रेड का, ये बड़ा मार्केट है। उसके साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए हमने उसमें बातचीत की है, और उसमें हम उसको आगे ले जाने वाले हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा हमारे लिए। मैं एक हाईलाइट करना चाहूँगा कि ड्यूरिंग द डिस्कशन बायलैटरल टॉक बिटवीन पुतिन एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी, बोथ कंट्रीज एग्रीड ऑन द मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है कि इंडिया से अब लोग जाके रशिया में रोजगार कर सकते हैं, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड जो लोग हैं वो जाके काम कर सकते हैं। एक एडवांस इकोनॉमी है रशिया, एक बहुत स्कोप है। एम्बेसडर, आप इसको कैसा देखते हैं, इस पर्टिकुलर मोबिलिटी डील को कैसे देखते हैं? कुछ आप इस पे बोलना चाहेंगे, एक्सप्लेन करें इसको, ये क्या है ये जो डील हुई है? जी बिल्कुल, देखिए ये मेरे विचार से एक बिल्कुल
गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि दो चीजें हैं इसमें। एक तो क्योंकि वहां पर युद्ध चल रहा है, तो रूस ने काफी अपने जो नव युवक हैं, जवान लोग हैं, वो वहां पर फ्रंट पर गए हुए हैं। तो वहां पर वैसे ही जनसंख्या की कमी है। मैं वहां पर जब रहा हूं तो उनकी जो जनसंख्या है, पहले जब सोवियत संघ था तब इससे ज्यादा थी उनकी जनसंख्या, करीब 200 मिलियन से ऊपर थी। अब करीब 140-145 मिलियन रह गई है, और वो कम होती जा रही है। वहां का जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, वो माइनस है। तो उनको लोग चाहिए वहां पर काम करने के लिए। उनका जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व में सबसे बड़ा है, 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर उनका टेरिटोरियल एरिया है। तो उनको लोग चाहिए, और हमारे यहाँ पर टैलेंटेड लोग बहुत हैं जिन्होंने साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह उसमें काम किया है। पूरे विश्व में उन्होंने अपना सिक्का जमाया है। तो मोबिलिटी एग्रीमेंट वहां पर साइन करना, अब हमने बहुत देशों के साथ ये साइन किया है, जी। यूरोप में बहुत देशों के साथ साइन किया है। तो रूस के साथ भी, जिनके साथ हमारे संबंध इतने पुराने हैं और इतने सौहार्दपूर्ण हैं, तो वो साइन करना बहुत ही इसका मतलब है महत्वपूर्ण कि है। हमारे अगर आप युवक जो हैं वहाँ पे रोजगार ढूंढ सकते हैं, वीज़ा प्रोसेस आसान हो जाएगा, और वहाँ पे वो अपने तरीकों से अपने एरिया और सेक्टर में काम कर सकते हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड या फिर एडवांस वर्कर जो है इंडिया के। इसका ये इस रूप में आप देखते हैं इसको? जी, सभी क्षेत्र जो हैं इसमें वो जाएंगे जो बहुत ही अच्छे टैलेंटेड हैं, बहुत ही साइंटिफिकली बहुत ही एडवांस्ड हैं, जो सेमी स्किल्ड है, यहाँ तक कि वो भी कहा गया जो अनस्किल्ड हैं उनको भी, क्योंकि बहुत सारा जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है वहां पर, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके लिए भी उनकी बहुत आवश्यकता है। देखिए, पहले वहां पर मध्य एशिया के जो देश हैं, किर्गिस्तान से, तजिकिस्तान से और उज्बेकिस्तान से बहुत लोग वहां पर जाते थे, परंतु अब उनका वहां पर जाना थोड़ा कम हो गया है। तो बहुत वहां पर मांग है, जरूरत जी। है युवा लोगों की जो वहां पर जाकर काम कर सके, और उसका ये जो वैक्यूम है जैसे अभी बताया गया, तो उसको बड़े अच्छी तरीके से भरा जा सकता है अगर हमारे लोग वहां पर जाते हैं। और हमारे लोग जहां भी गए हैं वहां के नियमों का पालन, वहां के जो कानून है उनका वो पालन करते हैं, तो इसलिए उसमें कोई उनको दिक्कत नहीं होनी आई थिंक मुझे लगता है ये पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो बायलैटरल मीटिंग है उसको एक डिफेंस के डील की तरह देखा गया। बट मुझे, और ये यहाँ पे दर्शकों को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहाँ पे इंडियन यूथ स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, जो एक उनके लिए रशिया का द्वार खुल गया, वो रशिया में जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, और बहुत बड़ी इकॉनमी है, उनको बहुत एब्जॉर्ब कर सकती है। मैं दूसरी बात पूछना चाहूँगा जो बहुत चर्चे में थी कि पुतिन आएंगे और हमारे बीच में एक डिफेंस पे काफ़ी बड़ी डिस्कशन होंगी, डील होंगे। हमने स्टार्ट किया S-57 जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है, बहुत एडवांस फाइटर जेट है। 5th जनरेशन का मतलब हो गया दुनिया में सिर्फ 2 ऐसे फाइटर जेट हैं जो 5th जनरेशन के हैं। एक अमेरिकन के पास है जिसे हम F-35 बोलते हैं, और दूसरा Su-57 जो रशिया के पास है। इंडिया की भी बहुत ज़रूरत है, इंडियन एयरफोर्स को फाइटर जेट चाहिए, लेकिन ये डीले हुई नहीं। हम S-400 की बात बोल रहे हैं जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ऑलरेडी हमारे पास है, उनकी 3 और बैटरीज खरीदने की बात हुई थी। लेकिन मैं यहाँ पे जी भारत के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि शायद ये डील खुल के ओपन ना आई हो, लेकिन क्लोज डोर में काफ़ी बातें हुई हैं, बिकॉज रशिया से डिफेंस के एक्सपर्ट आए थे, रशिया से डिफेंस के मिनिस्टर आए थे, रशिया से जो एजेंसी है जो रोसबोरो एक्सपोर्ट बोलते हैं वो आई थी, और कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें हुई हैं। मैं डॉक्टर सैनी से पूछना चाहूँगा कि आपको लगता है कि कहीं ये सब बातें हुई और एक कॉन्क्रीट डील होके आया? क्योंकि ये लोग सब आए थे, ये एक रशिया का सबसे बड़ा डेलीगेशन अभी तक किसी देश में आया था, जो कि बैंक, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स को लेके इंडिया में आए थे। उनका एक सबसे बड़ा ग्रुप था। आप कैसे देखते हैं इन डीलों को? बहुत चर्चा में था कि कुछ डील होंगी, लेकिन खबर पे नहीं आ पाई, फॉर्मलाइज नहीं हुआ। हाउ डू यू लुक एट दिस सिचुएशन? मनीष जी, मैं इस बात पे आने से पहले एक बात मोबिलिटी पर एक ऐड करना चाहता हूँ। वो ये है कि मोबिलिटी का जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी 2 से 3 साल से पहले से चल रहा है। ऑलरेडी लोग वहाँ जा रहे हैं, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वर्कर, और लोग वहाँ जा रहे हैं। क्योंकि अक्सर जब भी हम रूस जाते हैं तो देखते हैं आधे से ज़्यादा जो फ्लाइट है वो वर्कर्स की होती है, और ऑलरेडी बहुत से लोग वहाँ काम कर रहे हैं। जो कि बट जो अब जो मीटिंग हुई है, अब जो डील्स हुई हैं, अब जो अग्रीमेंट हुए हैं,
उनके सामने जो जो कुछ कुछ समस्याएं आ रही थी, उनकी सुरक्षा से रिलेटेड, उनकी भाषा से रिलेटेड या वीज़ा से रिलेटेड, उस पर अग्रीमेंट हुए हैं कि उनको और सरल किया जाए। तो ये एक मैं चीज़ बहुत बताना चाह रहा था, बट अब और इसमें बढ़ावा मिलेगा कि मोबिलिटी जो है भारत से वो रूस की तरफ जाने के लिए। अब जो आपने सवाल पूछा डिफेंस के सेक्टर में जो डील्स ओपन में नहीं हुई, बिल्कुल मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो खुले तौर पर नहीं की जाती हैं, जो बंद दरवाज़ों के पीछे होती हैं और ज़रूरी भी है देश की सुरक्षा के लिए। और कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अब जैसे S-400 की बात हो रही थी, उसमें कि वो उसको मिलने का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा जल्द किया जाए, उसको थोड़ा जल्द से जल्द उसको लिया जाए, तो उस पर भी बातचीत चर्चाएं हो। मगर बहुत सी सारी चीज़ें हैं ऐसी जो ओपनली नहीं हो सकती हैं और ना ही होनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में ऑफ कोर्स पूरा देश ही नहीं पर पूरा विश्व भी इन सब चीज़ों को देख रहा था कि कैसे कौन कौन सी डील्स इस तरह से होने वाली हैं। तो मुझे यही लगता है कि ये बिल्कुल सही कदम है और बहुत सी चीज़ें हुई भी हैं जो हमें जानकारी में हैं, बट बहुत सी चीज़ें हम वो बोल भी नहीं सकते हैं। जी, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि S-400 के ही सिमिलर एयर डिफेंस की तरह इंडिया खुद डेवलप कर रही है, जिसका नाम है कुशा। और शायद हमें ज़रूरत नहीं है कि हम हर एक चीज़ें और एडवांस टेक्नोलॉजी बाहर से खरीदें। इंडिया की भी क्षमता बढ़ रही है और हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बट जहाँ खुल के बात हुई है वो है स्पेस सेक्टर। कहीं न कहीं मैं आपको बता दूं, रशिया जो है स्पेस में है, पूरे दुनिया से वो आगे रहा है कई चीज़ों में। इनफैक्ट जो सबसे पहले ह्यूमन बेस था, ह्यूमन यूरी गगारिन नाम है, वो रशियन थे, गए थे। तो ये स्पेस और इंडिया भी काफ़ी एम्बिशियस है स्पेस को लेके, स्पेस टेक्नोलॉजी को लेके। स्पेस सिविलियन नहीं, स्पेस डिफेंस में भी इसके जो दो एक तरह से लेवरेज कर सकते हैं। इसको आप कैसे देख सकते हैं, इंडिया और रशिया का स्पेस प्रोग्राम कैसे गेम चेंजर हो सकता है दोनों के लिए? देखिए, जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर बात हुई कि रूस के पास में काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, एडवांस हैं कई चीज़ों में, चाहे वो डिफेंस सेक्टर में हो, चाहे वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो। एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रूस का है। तो उस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और जो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंस है उसके बारे में बातचीत हुई है, चर्चा हुई है, जो ओपन एक्सेस में कई जगह मिलती हैं। और मुझे लगता है कि इसमें जैसे पहले राकेश शर्मा और या जिस तरह के हमारे सोवियत और भारत के जॉइंट वेंचर्स इस तरह से हुए थे, उस तरह से आगे भी ये चल रही। और ये मैंने पढ़ी भी हैं कि कई जगह जहाँ पर हमारे यहाँ से जो स्पेस साइंटिस्ट हैं वो वहाँ जा रहे हैं और वहाँ से यहाँ आ रहे हैं। जैसे ब्रह्मोस में एक रेगुलर कोलैबोरेशन इस तरह का चलता रहता है। और भी कई सेक्टर्स हैं डिफेंस के जिसमें इस तरह की जॉइंट ट्रेनिंग या जॉइंट वेंचर्स इस तरह के चल रहे हैं और जिसमें आगे लगातार बढ़ोतरी मिली है। मुझे लगता है ये जो अभी मीटिंग हुई है इसमें इन सब चीज़ों को और एडवांसमेंट मिली है। मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है इंडिया की। अगेन ये ऑयल पे एक डिस्कशन है। हमारा एक स्टेक था, रशिया के पास एक बहुत बड़ा ऑयल का रिजर्व है जिसे साखालिन रीजन बोलते हैं। ONGC जो हमारी कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिक सेक्टर कंपनी है, हमारा 20% स्टेक था। ये बातें थी कि पुतिन के विजिट के बाद शायद हम स्टेक को फिर से हम ले पाएंगे, एक 20 से 30% कर पाएंगे और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। इंडिया की इकोनॉमी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट होगा फ्यूचर एनर्जी को लेके। क्या इस पे डील हुई, क्या इस पे एक समझौता हुआ? आप कुछ प्रकाश डाल पाएंगे इस पे डॉक्टर सैनी? देखिए, ओपन एक्सेस में जहाँ तक मैं देख पाया हूँ अभी तक मुझे इस तरह की कोई जानकारी नहीं दिखाई दी है। मगर मुझे लगता है कि जिस तरह से ऑयल एक मुद्दा ज़रूर रहा है डिस्कशन का, तो आई एम श्योर कि इस पर भी कुछ ना कुछ बातचीत ज़रूर हुई होगी। और मैं एक और चीज़ों पे डालना चाहूँगा कि क्या ये जो इतने अहम डील थे, इतने इम्पॉर्टेंट डिफेंस के डील थे, ये उभर के नहीं आ पाया क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक अमेरिका का सैंक्शन काटसा का एक असर हमें दिख रहा था, पॉसिबिलिटी थी। आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे कि शायद इसलिए ये क्लोज डोर बातें हुई और डील फॉर्मलाइज नहीं हो पाया? नहीं, ये ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है। इस तरह की जो डील्स होती हैं अक्सर वो बंद दरवाज़ों के पीछे होती हैं। उसके पीछे जैसे मैंने बताया कि देश की सुरक्षा का कारण होता है। और ये पहले से ही इस तरह की जो डील्स हैं वो हमेशा बंद रही हैं, वो ओपन एक्सेस में नहीं आती हैं, क्लोज्ड मीटिंग्स होती हैं।
और बस इस वक्त समय हम इसको यूएस के दबाव के साथ जोड़ रहे हैं, इस वजह से ऐसा लग रहा है कि दम बंद दरवाज़ों के पीछे हुई हैं। बट जैसे ही जब चीज़ें फाइनल हो जाती हैं तो ऑफ कोर्स वो सरकार की तरफ से जितना जिस लेवल तक उसको पब्लिक किया जा सकता है वो किया जाता है। ये एक अहम मुद्दा रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर अब चौथे साल में जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ड्यूरिंग हिज टॉक विद व्लादिमीर पुतिन उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि मैं न्यूट्रल नहीं हूँ, मैं शांति के साथ में हूँ। ये किस तरह का संदेश है? क्या इंडिया इंटरवेन करना चाहेगा? क्या इंडिया रशिया यूक्रेन वॉर में किसी तरह रोकने की कोशिश करेगा? इंडिया एक इमर्जिंग पावर है, इंडिया एक लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में बढ़ रहा है। आप देखते हैं कि इंडिया क्या कोशिश कर रहा है रशिया यूक्रेन वॉर में? कुछ इंडिया का पहल है इसमें या इंडिया विल प्ले न्यूट्रल कार्ड अगेन? नहीं। और ये प्राइम मिनिस्टर के संदेश को आप कैसा देखते हैं कि मैं न्यूट्रल नहीं हूँ, मैं शांति की तरफ हूँ? देखिए, भारत की तरफ से पहले भी प्रयास हुए हैं, चाहे भले अभी 4 साल हो गए, बट 4 साल में कई बार प्रयास हुए हैं। अब सभी ने देखे हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर कि जब भारत ने कोशिश की है इसको शांति से किस तरह से शांति बहाल की जा सके। मगर देखिए, एक बहुत ही पेचीदा सा मामला होता है जब दो देश होते हैं, उनके बीच में कोई बात चल रही होती है तो उस समय या कोई झगड़ा चल रहा होता है तो जो तीसरा देश है वो अक्सर तीसरा ही रहता है, वो बाहर का ही रहता है। तो इसलिए अक्सर कहा यही जाता है कि अगर दो देशों में कुछ मतभेद है तो वो बातों से उसको सुलझाएं, उसको शांति से सुलझाएं। और यही भारत ने भी संदेश दिया है कि शांति से ही सुलझा सकते हैं। और युद्ध ऑफ कोर्स उसका भारत ने कभी सपोर्ट नहीं किया है। भारत ने यही कहा है कि शांति से सुलझाएं और उसके लिए जो भी प्रयास भारत की तरफ से ज़रूरत है उसके लिए मेरे ख्याल से मुझे लगता है भारत हमेशा तैयार रहा है। और अभी भी आई एम श्योर ये वाली बातें हुई हैं और जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि मैं शांति के साथ हूँ, मैं न्यूट्रल नहीं हूँ। ये एक ऐतिहासिक बायलैटरल विजिट डिस्कशन था रशिया और इंडिया के बीच में। व्लादिमीर पुतिन आफ्टर 4 years ही केम टू इंडिया और हमने कई अहम मुद्दों पे बात की। रशिया यूक्रेन के बाद ये उनकी पहली विजिट थी और भारत ने एनर्जी, डिफेंस और सिक्योरिटी 3 अहम मुद्दों पे चर्चा की। आई थिंक ये एक इंडिया और रशिया के लिए और इंडिया की स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी के लिए, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की कंटिन्यूटी के लिए और इंडिया की इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए एक माइलस्टोन है ये विजिट। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर सैनी का। थैंक यू टू एम्बेसडर अशोक सजनार। नेशनल सिक्योरिटी में इतना ही, धन्यवाद।